अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर्टन रेजर प्रोग्राम आमंत्रित किया। इसमें कई देशों के राजदूत, कॉमर्स अटैची और इन्वेस्टमेंट से जुड़े अधिकारी सम्मिलित हुए। यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए विदेशी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने जा रही है अगले साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजित करके। क्या इससे उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगी और क्या ये जो इन्वेस्टमेंट आएंगे उससे रोजगार सृजित होंगे? क्या उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगी? आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की प्रगति, तरक्की और यूपी की तकदीर से जुड़ी हुई है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। ये क्या होती है? दरअसल वो एक वैश्विक सम्मेलन होता है जिसमें दुनिया भर के बड़े कारपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट सम्मिलित होते हैं। ये संभावना तलाशने कि उस पर्टिकुलर स्टेट में उनके इन्वेस्टमेंट की कितनी संभावना है और इन्वेस्टमेंट का उनको बेनिफिट कितना मिलेगा, और सरकार उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियत मुहैया कराती है। ये एक वैश्विक आयोजन है जो अगले वर्ष 10 फरवरी से 13 फरवरी के मध्य 3 दिन का कार्यक्रम आमंत्रित होने जा रहा है। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कार्यक्रम है। आज हम ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 21 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों को, एम्बेसडर्स को, कॉमर्स अटैचीज़ को, इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट्स को, तमाम इंडस्ट्रियल और कारपोरेट चैम्बर्स के साथ ये चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में निवेश के क्या अवसर हैं। आज की परिचर्चा में हम ये संभावना तलाशेंगे कि उत्तर प्रदेश क्यों लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, उत्तर प्रदेश में क्या कमी रह गई और कैसे हम उस कमी को दूर करके उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। बहनों भाइयों, मैं फिर कहता हूं कि विकास के कार्यक्रम किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। विकास के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की जनता से सीधा ताल्लुक़ रखते हैं और उत्तर प्रदेश वो लैंड है जो डिजर्व करती है कि यहाँ के लोगों को विकास के कार्यक्रम से और मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इंडस्ट्री और कारपोरेट सिर्फ पश्चिमी राज्यों का ही उस पर कब्जा न रहे, बल्कि उत्तर भारत में और हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में आए। यूपी की प्रगति तभी संभव है जब हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करेंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको यूरोप का, उदाहरण देना चाहता हूं अमेरिका का, और हाल फिलहाल सबसे बड़ा उदाहरण है चाइना। कोई भी राज्य और कोई भी देश प्रगति तब करता है जब उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसका कमर्शियल सेक्टर्स और उसका आधारभूत ढांचा मजबूत होता है। जिस राज्य में इन्वेस्टमेंट आते हैं और जिस राज्य में मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं और जहां औद्योगिक क्रांति होती है, उद्योग लगते हैं, पार्क नहीं उद्योग, छोटे ऑफिसेज नहीं, इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसी देश और उसी राज्य का भला होता है। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप को आज कहां से कहां पहुंचा दिया, और उसी औद्योगिक क्रांति ने 19वीं सदी में ब्रिटेन का उपनिवेश रहा अमेरिका आज कहां से पहुंच गया? 20वीं सदी में सुपर पावर और 21वीं सदी में इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर। यूरोप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण आगे बढ़ा, चाइना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण आगे बढ़ा। तो उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी बात है जो यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हो रहा और हमें यूपी में उस रिवोल्यूशन को करके दिखाना होगा? बहनों भाइयों, सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग बदलेंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रगति उसकी औद्योगिक क्रांति पर निर्भर करती है। और जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं होगी, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए यूपी में एक औद्योगिक क्रांति की ज़रूरत है। ये क्रांति ही यूपी के लोगों की किस्मत, तकदीर और यूपी के आर्थिक हालात को बदलेगी। यूपी एक कृषि से क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बड़ा राज्य है। हमारे पास कृषि की मजबूत अर्थव्यवस्था है, लेकिन सिर्फ कृषि के सहारे किसी राज्य की आर्थिक व्यवस्था को आप उन ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते हैं जहां पर हमारे पश्चिमी राज्य इस देश के खड़े हुए। यूपी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, हमारे पास पोर्ट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। क्यों? कनेक्टिविटी, पूरे देश भर का गेटवे है।
आपको साउथ जाना हो उत्तर प्रदेश गेटवे है, आपको नॉर्थ जाना हो गेटवे है, आपको नॉर्थ ईस्ट जाना हो उत्तर प्रदेश गेटवे है। और उत्तर प्रदेश भले ही राजनीतिक, सामाजिक या भौगोलिक कारणों से उतनी तवज्जो ना मिली हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों अगर यहाँ औद्योगिक क्रांति होती है तो यहाँ अवसरों की भरमार है। हमारे पास नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा जैसे रेवोल्यूशनरी इलाके हैं। यहां पर शुरू हुई औद्योगिक क्रांति पूरब तक आएगी। और ऐसा नहीं, एक बार और प्रयास हुआ था जब पूर्वांचल में ऊर्जा क्रांति आई थी, सोनभद्र में, मिर्जापुर में। हमें उस औद्योगिक क्रांति की ही उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है। तो क्या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट उस पर्पज को सर्व कर रही है जिस पर्पज का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, नॉर्थ इंडिया को आगे बढ़ाना है। तो बहनों भाइयों सिर्फ एक आवश्यकता है, मासेस के रोजगार, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्रांति। बिना औद्योगिक क्रांति से उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया ही नहीं जा सकता। तो औद्योगिक क्रांति कैसे होगी? औद्योगिक क्रांति के लिए सरकार को उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, सहूलियतें, टैक्स की रियायतें, ये सब देनी पड़ेंगी। किसी को बुलाना है तो उसको लुभाना है। और ग्लोबल इन्वेस्टर हो या देश का इन्वेस्टर हो, बहुत समझदार, बहुत ही काबिल दिमाग के लोग होते हैं। यूं ही कहीं जाके वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। कोई अपना पैसा कहीं कब लगाता है? जब उसको उस पैसे के रिटर्न, पैसे की सेफ्टी, अनुकूल माहौल का भरोसा होता है। उसी भरोसे के दम पर क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। तो जब आप यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपको यहाँ कॉम्पिटिटिव माहौल देना पड़ेगा, सहूलियतें देनी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा और ब्यूरोक्रेसी की लाल फीताशाही से बचना पड़ेगा। अप्रूवल के लिए दिन निर्धारित किए जाए कि 5 दिन में अप्रूवल नहीं तो ऑटोमेटिक लाइसेंस अप्रूव्ड माना जाएगा। अनावश्यक दखलंदाजी ब्यूरोक्रेसी की बंद होनी चाहिए। तभी आप एक आकर्षक, निवेश उन्मुखी राज्य की कल्पना कर सकते हैं जिसको आप कह रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के जरिए अगर 10 लाख करोड़ का सरकार गोल रखती है तो उसको 10 लाख करोड़ जैसी व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेंगी। और सिर्फ सर्विस सेक्टर के माध्यम से नहीं, सिर्फ डेटा सेंटर के माध्यम से नहीं, सिर्फ ईटीबीएस के माध्यम से नहीं। उत्तर प्रदेश को एक ज़रूरत है बड़ी औद्योगिक क्रांति की। तभी उत्तर प्रदेश का हम सर्वांगीण विकास के बारे में सोच सकते हैं और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की किस्मत बदल सकते हैं। कुछ बयान सुने आप आज की डिबेट उत्तर प्रदेश में सरकार को इस बात की प्रेरणा देने की और समाज को भी और इंडस्ट्री सेक्टर को भी कि यूपी को ज़रूरत है एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की। अब तक समर्थन ये तो हम 40 से अधिक देशों से संपर्क कर चुके हैं। इसमें से समिट के भव्य आयोजन में हमारे साथ भागीदार करने के लिए लगभग 21 देशों से हम लोगों ने उसमें सहभागिता के लिए अनुरोध किया है, जिसमें नीदरलैंड्स, डेनमार्क, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरिशस ने हमारे साथ सहभागिता हेतु अपनी सहभागिता भी व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लगातार काम कर रही है। पहले हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किए, उसमें देश के उद्योगपति आए थे और उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ आर्थिक विकास हुआ था। अब हम दुनिया के सभी उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए विभिन्न देशों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोग जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, इस दिशा में बड़ी तेजी के साथ काम। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, या निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सपा बसपा हो तो यहाँ कोई देश वाला ना आवे, विदेश वाले की बात छोड़ दीजिए। जिस तरह से कार्य हुआ है 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। लगभग 57 देशों के राजदूत, 13 देशों के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया है। तो क्या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार है?
क्या सरकार सहूलियत मुहैया कराएगी और क्या हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा तंत्र, वैसी फैसिलिटीज़, वैसी मार्केट, वैसी अपॉर्चुनिटी और वैसी ही ग्लोबल कनेक्टिविटी है जिसके जरिए हम $1 ट्रिलियन अचीव कर पाएँ इकोनॉमिक क्षेत्र में। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? हम आज इस बारे में चर्चा करेंगे, रायशुमारी करेंगे, सरकार को परामर्श भी देंगे, सुझाव भी देंगे, कमियों की तरफ भी इशारा करेंगे और क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में भी बताएंगे। आनंद दुबे है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल देश के जाने माने अर्थशास्त्री, सिद्धार्थ कलहन जी बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ और आर्थिक मामलों के बड़े पत्रकार हैं, रफत फातिमा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और डॉक्टर राहुल सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार है और क्या उत्तर प्रदेश की हुकूमत औद्योगिक क्रांति के लिए वो निवेश, वो माहौल और वो अपॉर्चुनिटी देने की स्थिति में है जिनका जिक्र अभी मैंने प्रारंभिक उद्बोधन में किया? ब्रिजेश जी, अपनी बात की शुरुआत मैं रामचरितमानस की एक चौपाई से करूंगा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले की जो सरकार थी वो कुमति से घिरी हुई सरकार थी। हर तरफ अराजकता का माहौल था, हिंसा थी, नफरत थी, लूट खसोट थी। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करना शुरू किया तो सबसे पहले हमने लक्ष्य रखा कि अनुशासन से सुशासन की प्राप्ति, और हमने 5 साल में सुशासन की ऐसी अवधारणा स्थापित की है जिससे अब सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। कोरोना काल में भी दो साल जबकि सरकार के महत्वपूर्ण कोरोना में निकल गए, उसके बावजूद भी 3 साल में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर एक मोर्चे पर शानदार काम किया है। आज हम उत्तर प्रदेश में हमने 2 एक्सप्रेसवे इन 5 वर्षों में बनाकर दिए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जल्द शुरू हो जाएगा, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो चुका है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, कुशीनगर में एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है, अयोध्या का एयरपोर्ट चल रहा है। तो जो एक निवेश के लिए जो आधारभूत जरूरतें थी उसको हमने धरातल पर लाने का काम किया है। और लगातार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में इसके लिए प्रयास कर रही है। पर मुझे कन्विंस करिए, जिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मैं जिक्र कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर क्यों आए इन्वेस्ट करने, मुझे उसका रीजनिंग दीजिए। क्योंकि जो इन्वेस्टर है बहुत समझदार लोग होते हैं, बिना लाभ के वो 1 रुपया नहीं लगाएंगे। बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीज है कि आज उत्तर प्रदेश में मैन पावर, सबसे बड़ी हमारी जो पावर है वो मैन पावर है। उत्तर प्रदेश में मैन पावर है। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बढ़िया एक्सप्रेसवे बन रही है और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुका है। तो सबसे बड़ी चीज तो निवेश के लिए यही चाहिए ना कि एक सुशासन हो, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कें अच्छी हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी हो, और उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार आगे चल रही है। ऑलराइट, मैं राजपाल कश्यप को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता हैं। कश्यप जी, बहुत शुक्रिया आपका। सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है और आज एक हाई प्रोफाइल प्रोग्राम दिल्ली में मुख्यमंत्री ने आयोजित किया और कहा कि दुनिया भर के लोग आएँ और उत्तर प्रदेश में निवेश करें। अभी मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र किया कि यूपी को ज़रूरत है एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की। आप लोग चूँकि काफ़ी पढ़े लिखे हैं और यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप निकले तो आपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ज़रूर पढ़ा होगा। मेरा भी उस बात को मत है लगातार कि यूपी की तरक्की के लिए एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की आवश्यकता है। लेकिन जब मैंने बात शुरू की तो आनंद दुबे 17 के पहले चले जाते हैं। ब्रजेश जी, इनकी यही दिक्कत है, इनकी पार्टी की भी यही दिक्कत, इनकी सरकार की भी यही दिक्कत है। ये मुद्दे पे नहीं बात करेंगे लेकिन घुमा के इधर उधर की बातें करेंगे।
अरे आप बताओ कौन सा फैक्ट्री लगवा दिया? ये कोई 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कोई आज नई सरकार नहीं बनी है। जब आप कर रहे हो, आनंद जी अपनी बारी का वेट करिएगा। सरकार थी तब आपने कहा था, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था 5 ट्रिलियन देश की इकोनॉमी कर देंगे, उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन हो जाएगी। तो वो पिछली सरकार तो चली गई, अब तो नई सरकार आ गई। नई सरकार में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आज पता कर लीजिए किसी गांव में किसान की आय आधी हो गई है। किसान का गेहूं जो 1900 में उसने 1800 में बेच दिया था, आज वो 2600 में बिक रहा है। तो बताओ किसान की कहाँ आई? और खाद बीज डीजल सब बढ़ते चले गए, तो किसान की आय आधी हो गई। कहा था हम हर घर को छत दे देंगे 22 में, तो 22 तो अंत हो गया। अभी कितने लोग झोपड़ियों में सोते हैं, कितने लोग सड़क पे सोते हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। बिजनेस इन्होंने जितनी भी मीट की उत्तर प्रदेश में, कोई ऐसा स्थान नहीं बना पाए जहां अगर आवश्यकता पड़े तो करा लें। माननीय अखिलेश यादव जी ने इकाना स्टेडियम बनाया था, उसमें इनको बिजनेस का समिट करानी पड़ी। इनको डिफेंस एक्सपो कराना था तो इन्होंने कहाँ करवाया? रिवर फ्रंट पे करवाया, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। और रही बात एक्सप्रेस वे की, तो माननीय अखिलेश यादव देखिए जी ने यूपी अच्छा को जरूरत है तरक्की की। आगरा लार्जेस्ट अपोजिशन है आप, मुख्य विपक्षी दल जी, मैं आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? जी निश्चित तौर पे मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि सरकार फर्जी मुद्दे और फर्जी बातें छोड़ के, जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने HCL जैसी कंपनी ले खड़ी कर दी जहां पे 40,000 नौजवानों को नौकरी मिली है, और सैमसंग जैसी नोएडा में लगा दी, लखनऊ में अमूल लगा दिया, आप बताइए इकाना स्टेडियम बना दिया, मॉल लुलु मॉल भी अगर ले आए तो माननीय अखिलेश यादव जी ले आए। आप जो प्लासियो मॉल जिसको बेच दिया सरकार ने, सरकार खुद अपने तंत्रों को नहीं चला पा रही, अपने संस्थानों को नहीं चला पा रही, बेच रही, तो ये सरकार क्या बिजनेस? और बिजनेस के लिए जो आपने बताया माहौल चाहिए और लोगों को विश्वास चाहिए। आज जिस प्रदेश में भाई आनंद जी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फरार रहे और एक उद्योगपति जी देखिए, राजपाल जी कंक्लूड करिए। जिस प्रदेश में योगी जी की सरकार में 2 साल से कप्तान फरार चल रहा था, इतना जंगल राज है, व्यापारी गोरखपुर में मार दिया जाता है, हमीरपुर में मार दिया जाता है, यहाँ माहौल ही नहीं, जंगल राज है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और एक भी उद्योग का नाम नहीं बताया। ये लखनऊ की राजधानी में बता दे कि कौन सा उद्योग लगा है। बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपकी बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। रफत फातिमा जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। फातिमा जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि यूपी सरकार ने गोल सेट किया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, और 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए उत्सुक हैं विदेशों के। क्या विदेशी इन्वेस्टर्स की रुचि उत्तर प्रदेश में है? आपको लगता है कि यूपी में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ वो उपयुक्त माहौल है कि यहाँ कोई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो पाए? आप भी अपोजिशन की पार्टी हैं, क्या आप ये कोई सुझाव यूपी की तरक्की में देना चाहेंगी? ब्रजेश जी, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, इससे पहले यूपी में कई इन्वेस्टर समिट हुए हैं जिसमें हजारों करोड़ निवेश हुआ है। उसकी घोषणाएं जो हुई थी उसके बारे में जनता सवाल कर रही है, उस घोषणाओं का क्या हुआ? तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो अदम गोडवी जी का एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी। तो जिस तरीके से आज जब योगी जी अपनी उपलब्धि गिनाते हैं, 25 करोड़ लोगों को राशन बांटने की उपलब्धियों में गिनाते हैं कि हमने 25 करोड़ों को राशन दिया है, तो हम कैसे समझे कि ये फिर इन्वेस्टर समिट जिसमें हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं, एक इन्वेस्टर समिट में आप भी जानते होंगे कि ये बड़े इवेंट कराने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसको खर्च करके आप जो इवेंट मैनेजमेंट की सरकार बनी हुई है उससे कितना जनता को क्या फायदा हो रहा है? हम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, पूरे यूपी की तो बात हम कर ही नहीं रहे। सिर्फ लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अगर ये सरकारी सिस्टम है तो इसके डायरेक्टर आज तक कोई नहीं है, इसमें ब्लड बैंक नहीं है, इसमें जो डॉक्टर्स है उनका 7वां वेतन आयोग जो है उसको अभी तक लागू नहीं करा गया है, उसमें जो है मतलब आयुष्मान भारत की योजना को लागू नहीं करा गया, पेशेंट को अभी तक नहीं मिल रहा है। तो हम बहुत दूर ना जाए, अपने सरकारी जो हमारे सिस्टम सरकारी है उसको हम कैसे चेंज करेंगे? पहले तो सरकार को अपने सिस्टम्स को चेंज करने की सोचनी चाहिए। जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो OD-OP का इन्हीं ने एक झुंझुना पकड़ाया था जनता को। क्या आपको लगता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स, दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉरपोरेट, वो दिलचस्पी दिखाएंगे यूपी में? नहीं, हमें नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से हमारे के रुपए की जिस तरीके वैल्यू गिर रही है लगातार 37 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि लगातार रुपए की वैल्यू गिरती ही जा रही है।
वो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम, हमको भी पता है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी का जो पक्ष रख रहे हैं, साथ में ये हम आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं कि लगातार रुपए की वैल्यू गिर रही है। तो हमें नहीं लगता कि ये सिर्फ एक जनता को फिर भटकाना। अभी कोरोना काल में बड़ी व्यवस्थाओं की बातें कर रहे थे हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता, कह रहे थे कि बहुत हम लोगों ने कोरोना काल में बहुत ज्यादा व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से संभाला है। तो व्यवस्थाओं को भी आपने भी देखा, हमने भी देखा किस तरीके से हालात थे। एम्बुलेंस नहीं नसीब हो रही थी लोगों को कंधों पे शव को ढोना पड़ रहा था। और आज भी स्थिति ऐसी है। जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस आप देख तो लीजिए, आप बहुत उनमें जो है- आशान्वित नहीं हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन से? आपको नहीं लगता कि इससे कोई क्रांति होगी? नहीं, नाम बड़े पकवान फीके वाली स्थिति है। किस तरीके से आप जो है बड़ी बड़ी बातें करें, छोटी छोटी चीजें संभाल नहीं पा रहे। तो नियत जब साफ होती है ना, तो सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जब देखिए, मैं तो इच्छा शक्ति सरकार हो- से ये कहूँगा कि ये इन्वेस्टर समिट सिर्फ सरकार की नहीं है, इसमें अपोजिशन के टॉप लीडर्स को भी बुलाइए, बिल्कुल, समाज के प्रमुख लोगों को राय भी लेना बुलाइए, चाहिए। उनको भी, उनके भी विचार सुनिए, ताकि हम इन्वेस्टर को एकजुटता का मैसेज दे पाएँ कि हम सब एक हैं। पॉलिटिक्स एक अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की तरक्की की कहीं कोई बात हो रही होगी तो हम सब हाथ मिलाकर साथ चलेंगे। बिल्कुल, ये ये जनता इन्वेस्टर्स के को हित की विश्वास बात है। देने की ज़रूरत है, एकदम जनता के हित के सवाल होंगे तो सब मिलकर बात करनी चाहिए। और सबको वहाँ आमंत्रित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। ऑलराइट, मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी मौजूद हैं, बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं, और मैंने जितनी भी इकोनॉमिक से इशूज़ से रिलेटेड या इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट इशूज़ से रिलेटेड डिबेट किए हैं, प्रोफेसर साहब मेरा हिस्सा रहे हैं डिबेट का, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद सर, आज फिर हमें समय देने के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त पारिवारिक व्यस्तता बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उस दबाव के बीच मेरा आपसे सवाल है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आप उत्तर प्रदेश के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं? और दूसरा, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये उत्तर प्रदेश की सर ज़रूरत है। देखिए, आपने ठीक एक प्रसंग रखा ब्रजेश जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। और मुझे इन विरोधी बातों के बीच एक कॉमन बात जो नज़र आ रही है तीनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, कहीं ना कहीं तीनों पॉलिटिकल पार्टी की एक शुभेच्छा ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश को अब आगे जरूर बढ़ना चाहिए। हाँ, इस पर मतभेद हो सकता है कि मॉडल किसका रहे, वो हमारे लिए एक अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब एक शुभेच्छा सभी की है कि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? आपने भी अपने जो है बैकग्राउंड में ये बात रखी कि 1/6 आबादी हम लेकर के चल रहे हैं, इसका हमें लाभ लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यदि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, या भारत को हमें आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत ही जल्दी अगर हमें 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, और जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर उथल पुथल चल रहा है, मैं आपको यहां पर पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, विश्व की अर्थव्यवस्था का आत्मविश्वास टूटा हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था आत्मविश्वास से लबालब है, इसको मानना पड़ेगा। और ये भारत का जो इंटरप्राइजिंग स्किल है, इंटरप्रेन्योरियल स्किल है, आज वो टेस्ट पर है कि कैसे वो अपने को आगे लेकर के चलता है। एक बैकग्राउंड में एक लाइन कहने के बाद मैं आपके मेन कोर्स पर आता हूं। भारत कभी भी नौकरी वाला देश नहीं रहा है। भारत सदैव से ही एक इंटरप्रेन्योरियल कंट्री रहा है, इंटरप्रेन्योरियल विलेज रहा है, और इंटरप्रेन्योरियल पॉपुलेशन रही है अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द पीपुल, अक्रॉस द कल्चर। उस बैकग्राउंड को यदि भुनाना है, ओडी-ओपी को हम लेते हैं या एमएसएमई सेक्टर को लेते हैं, उत्तर प्रदेश का हॉलमार्क क्या रहा? अगर हम पिछले कुछ वर्षों का देखते हैं, वर्तमान सरकार का यह मूल्यांकन करेंगे, कुछ चीजें महत्वपूर्ण नजर आती हैं जिससे आशा बनती है। एक, जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन था उसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया गया, चाहे पेयजल के रूप में हो, बिजली कनेक्शन के रूप में हो, शौचालय के रूप में हो, बेसिक स्वास्थ्य के रूप में है। कमियां हो सकती हैं, कमियों को दूर करने का हमेशा समय रहता है, और ये कमियां विकसित देशों में भी रहती हैं और होता रहे, लेकिन निश्चित तौर पर हम एक एनेबलिंग माहौल बना रहे हैं, यानी कि एक ऐसा श्रम शक्ति तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं जो हमारी लेबर को प्रोडक्टिव बनाता है। हमारी लेबर पर जो अब इन्वेस्टमेंट होगा, हमारी लेबर, हमारी मैन पावर पर विश्वास करना होगा। एक ये है। उत्तर प्रदेश एजुकेशनल हब पहले भी रहा है, आज और बढ़ रहा है। लखनऊ को उठा करके देखते हैं कि राष्ट्र की सबसे बड़ी लैबोरेटरीज लखनऊ में स्थित हैं।
आप किसी प्रकार की, आप राष्ट्रीय में बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के आप सर आपने अपने उद्बोधन में एक महत्वपूर्ण मसला रखा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में मैन पावर बहुत है, तो मैन पावर को काम तब मिलेगा सर जी, जब आपके यहाँ हैवी इंडस्ट्रीज आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग होंगी। वेरी ट्रू। हैवी इंडस्ट्री और इसके साथ साथ एमएसएमई सेक्टर, और साथ में एक बात और प्रोडक्शन के रूप में जोड़ूं, एग्रीकल्चर में मेजर रिफॉर्म आवश्यक है। और वो मेजर रिफॉर्म इस प्रकार से होगा, जैसे अभी ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गंगा के किनारे के 5 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है कि सबसे बड़ा राज्य है जो गंगा का इसको सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त है। इसी प्रकार से आप देखें तो उत्तर प्रदेश आज एक ब्रांड इमेज जो बना है, ओडीओपी का बना है। उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगों का भी वातावरण बन रहा है। क्यों बन रहा है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हमें अपेक्षाएं क्यों रखनी चाहिए? पिछली बार जब इस प्रकार का देशी वातावरण लगभग था, तो जितना बजट था 4,68,000 करोड़ का उस वर्ष बजट था, और लगभग उतने का ही एमओयू साइन हुआ, और काफी हद तक जो सरकारी आंकड़े कहते हैं, काफी हद तक वो ट्रांसलेट हुआ, और केंद्र सरकार भी यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसको प्रोत्साहित कर रही है। क्योंकि यदि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हम देखते हैं, डिफेंस कॉरिडोर को देखते हैं, बुंदेलखंड आज इन्वेस्टमेंट का हब बनता चला जा रहा है। जिस बुंदेलखंड को हम कुछ वर्षों पहले ये मानकर चल रहे थे कि इसका विकास संभव ही नहीं है, आज वो बुंदेलखंड, ब्रजेश जी, आप 1 वर्ष बाद, 1.5 वर्ष बाद फिर से मूल्यांकन करिएगा और पिछले 3 वर्षों के भीतर का मूल्यांकन करेंगे। आज बुंदेलखंड की परिस्थिति और उसकी अपेक्षाएं बहुत बदल चुकी हैं। सोलर का वो सबसे बड़ा हब, डिफेंस कॉरिडोर का सबसे बड़ा हब, इसी प्रकार से यदि पानी की उपलब्धता, जैसे हर घर सर को ग्लोबल जल इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्ट प्ले करता है और वो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ खुद को जोड़कर चलता है। वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर से बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल अलग होता है, और उसकी सोच पारंपरिक नहीं होती है। वो बहुत ही प्रगतिशील सोच के लोग होते हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टर इंडस्ट्री सेक्टर में हैं। तो सर यूपी में जिस प्रकार से कामकाज का वातावरण है, जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और जैसी टैक्सेशन की चीज़ें हैं, इनको हम जब तक ईजी नहीं करेंगे तब तक ग्लोबल इन्वेस्टर हमारे यहाँ क्यों आएगा सर? देखिए, जहां तक पहले मैं वैश्विक परिदृश्य आपके सामने रखता हूं। आज विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हिली हुई हैं, वो चाहे यूएसए की अर्थव्यवस्था हो, यूरोप की अर्थव्यवस्था हो, और चीन आज भी अपने कोरोना से बाहर नहीं आ पाया। कोरोना उसी का था, आज भी उसी संकट से वो घिरा हुआ है। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया और जो ईस्ट एशिया के कंट्रीज थे, कोरिया वगैरह, आज वो वहीं पर जड़वत हो चुके हैं। अब समस्या ये आती है कि लोगों को अपना निवेश करना है, कहाँ करें? आपने एकदम सही कहा, बड़ा स्मार्ट मूव होता है। तो उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर प्लस गवर्नेंस का एक नया अद्भुत प्रयोग है जहां पर चल रहा है। अगर कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में देखते हैं, इंटर स्टेट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स देखते हैं, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बहुत तेजी से बढ़ी है। ये मानना पड़ेगा। हमारा जो फिजिकल इनिशिएटिव रहा है, वो फिजिकल इनिशिएटिव का असर है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तीसरा, जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की बात आ रही है, आज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इस बात पर नहीं है ग्रीन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाना है। आज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म मैं इसको मानता हूं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम होता है, महंगी फसलें कम क्यों हो, कैसे बढ़ें। क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में तिलहन एक बड़ी फसल हुआ करती थी, वो लगभग समाप्त हो गई। तो हमें कृषि को भी बढ़ाना होगा। केवल यदि हम चाहेंगे कि बड़े उद्योग, तो क्योंकि वहां पर भी निवेश की आवश्यकता है, वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तब हम जाकर के एक सस्टेनेबल। थैंक यू सर। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। मैं डॉक्टर राहुल सिंह को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर राहुल, बहुत शुक्रिया, और आपने बड़े पेशेंसली वेट किया। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्रांति की बात हो रही है कि यूपी का विकास करना है तो माध्यम एक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बिना उसके यूपी की तकदीर आर्थिक रूप से तो बदली ही नहीं जा सकती। आज उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा? हमारे पास इंडस्ट्रीज़ कम है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, वो भी ग्लोबल सिनेरियो पे, अपने यहाँ आकर्षित कर पाए तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कदम होगा। आपका सुझाव क्या है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में गवर्नमेंट जा रही है, एक एनालिस्ट के नाते आप क्या सुझाव देना चाहोगे? राहुल जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
ओके, लगता है मेरी आवाज़ जी यस। आनंद दुबे, आप कुछ कहना चाह रहे थे राज्यपाल जी की बात पर, आप अपनी बात कह लें, मैं आपको 50 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर नेक्स्ट राउंड में आपसे सवाल करूंगा। गो अहेड। देखिए, राज्यपाल जी ने कहा कि कुछ हुआ नहीं है। ये जरा बता दें कि लखनऊ के आसपास क्या हूं मैं, इनको लखनऊ के आसपास ही बता देता हूं। लखनऊ के बगल में बाराबंकी है, यहां ब्रिटानिया की फैक्ट्री तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द उसका उद्घाटन होने वाला है। एक चीज, दूसरी चीज, संडीला में आ जाइए, बहुत बगल में ही संडीला है, ठीक है। वहां वेबले स्कॉट की फैक्ट्री लग गई है, वहां पे वरुण बेवरेज की लग गई है, वहां बर्जर की फैक्ट्री लग गई है, और इसके अलावा कोलकाता से ऑस्टिन प्लाईवुड कोलकाता छोड़कर आई है, जिसने 100 करोड़ रुपए का वहां इन्वेस्ट किया है। और 17 ऐसी कंपनीज हैं जो संडीला में अपनी फैक्ट्री लगा रही हैं, और 18। राज्यपाल जी रुकिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा, तब आप इनको पूरा जवाब दे देना। वो हरदोई के ही रहने वाले, इसलिए संडीला अच्छे से जानते हैं। हाँ, आनंद दुबे जी कंप्लीट करें। मैं बता रहा हूं, सिर्फ संडीला में आया है, ठीक है। और ये ऑफिशियल डेटा है और ये ऑफिशियल आंकड़ा है, जिसको जाकर ये तस्दीक कर सकते हैं, ये जाके तस्दीक कर सकते हैं। थैंक यू। आप रुकिएगा, मैं सेकंड राउंड शुरू करूंगा तो आपके पास आऊंगा। राज्यपाल जी, मैं आपको देता हूं समय 50 सेकंड का। राज्यपाल जी गो अहेड। राज्यपाल जी गो अहेड। आनंद दुबे जी अब सुनिए आप उनको। यस, राज्यपाल जी गो अहेड, 50 सेकंड। जी देखिए, ये आंकड़ों की बात करते हैं, ये आंकड़ों में तो ये भी बता रहे थे कि कोई अस्पताल में मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की वजह से। एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे तो एक्सप्रेसवे इनका ढह गया। वन बाय वन, नो प्लीज, ये लड़ने की डिबेट ही नहीं है, प्रधानमंत्री ये तो सुझाव की डिबेट है। बुंदेलखंड ढह गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की उसकी क्या हालत है, आप बताइए। जिस तरीके से ये बोलती बंद हो गई आपकी, आप अभी पूछ रहे थे, मैंने बता दिया, बोलती बंद हो गई। लगी है कि नहीं लगी, और आप बताइए ना। एक सेकंड आनंद जी रुको भाई, उनको अपनी बात रख लेने दो। ये बिजली की, हमारे अर्थशास्त्री जी बैठे हैं, वो तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मैं भी उसी लखनऊ में। शांत हो जाइए, मैं इन्होंने एक बार भी नहीं कहा बताने के लिए बिजली के लिए कितने। राज्यपाल जी, मैं आपके पास अभी मैंने सेकंड राउंड स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों में कंफ्लिक्ट हो गई, इसलिए मैं आपको आपस में कनेक्ट कर दिया। मैं डॉक्टर राहुल सिंह को कनेक्ट करता हूँ जी। अभी तो मथुरा। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए। रुकिए, आप दोनों रुकिए प्लीज। वीरेंद्र जी, आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर्टन रेजर हुआ है, आपका क्या मानना है कि इस तरह के इवेंट से यूपी के आर्थिक हालात को बदलेंगे? वीरेंद्र जी गो अहेड। थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। वीरेंद्र जी बोलेंगे। जो भाजपा और सपा के राज्यपाल जी रुक जाइए। ये वाद विवाद चल रहा है, अगर आप इसको इस रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने की एक छोटी शुरुआत 2007 से आप देख सकते हैं, जब एक्सप्रेसवे बना था हुई। फिर उसका आप श्रेय मायावती को भी दीजिए, अखिलेश यादव को भी दीजिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा श्रेय आप जाएगा तो योगी आदित्यनाथ को जाएगा, क्योंकि उनके पास एक 10 साल का लंबा कार्यकाल है। इन्वेस्टर समिट एक इंटरनेशनल वर्ड है और ये दर्शाता है कि किस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, और अमेरिका, कोरिया, जापान में बैठे हुए लोग भारत में आकर रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं और नई फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे लग सकते हैं। तो ये एक सरकार की जो आज पहल हुई, इसको स्वागत होना चाहिए, क्योंकि यूपी जैसा जो राज्य रहा है, जिसको लोग बीमारू राज्य कहते थे, यहाँ पर लोग पैसा अपना लगाने नहीं आते थे कि वसूली हो जाएगी, गुंडागर्दी हो जाएगी, पैसा नहीं दोगे तो अपहरण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को उन सब चीज़ों से बाहर निकाला गया है। एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, आज उसमें मायावती के भी योगदान को आप लीजिए, अखिलेश यादव को भी जोड़िए, और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को भी जोड़िए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं, उनका योगदान उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा है। योगी आदित्यनाथ को एक लंबा साल मिला है, 10 साल का पीरियड अभी उनके पास है, तो स्वाभाविक है कि एक्सप्रेसवे बनाएंगे, वो फैक्ट्रियां लगाएंगे, तमाम सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं देश दुनिया के। केंद्र सरकार उसमें सहयोग कर रही। यहाँ झगड़ा, लड़ाई और श्रेय लेने की बात नहीं है। बात यह है कि हम गुंडे माफियाओं से तंग प्रदेश में रहना चाहते हैं या खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर। एक बहुत बड़ी बेरोजगार युवाओं की फौज है, तमाम इंजीनियरिंग किए हुए, मैनेजमेंट किए हुए लड़के परेशान हैं, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर उनको अवसर मिले यहाँ उत्तर प्रदेश में तो क्या बुराई है, लोग यहाँ काम करें। तो आप इस चीज़ को आप इस साल में देखिए कि अगर 10 साल में उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर बढ़ता है
तो फ़ायदा हमारी आने वाली पीढ़ियों का होगा। ईज़ ऑफ डूइंग में जो बिज़नेस का रूल है उसमें यूपी नंबर 2 पर आया है। ये कोई बड़ी मामूली उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ जिस प्रदेश में खाने के लाले रहते रहे हों, 80% लोग कृषि पर निर्भर हों, खाली खाना खा के पेट भर के खटिया पर लेटने से जीवन चल जाएगा कि हमें अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाना भी है, हमें रोजगार के नए अवसर भी पैदा करने हैं, हमें देश के अन्य राज्यों के साथ मुकाबले में खड़े भी रहना है कि कोई हमारी हंसी ना उड़ा पावे कि यूपी के भैया हैं। यूपी देश में आगे जाए और सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है, अगर वो उच्चता पे रहेगा तो देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। बदमाशों पर, माफियाओं पर, गुंडों पर कार्रवाई हो रही है, हो, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करें, माफिया राज खत्म हो। देखिए, बेहतर जीवन शैली हर कोई चाहता है कि उसके बच्चों को आराम मिले, पैसा रहे लोगों के जेब में। ये सरकारें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन सरकारों का योगदान क्या है, ये मील का पत्थर बनता है। ये योगी आदित्यनाथ की अगर सरकार आज दिल्ली में बैठकर 50-55 देशों के राजदूतों को बुलाकर उत्तर प्रदेश में लाना चाहती है, फैक्ट्रियां, उद्योग लाना चाहती है, तो इसका स्वागत करिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले वक्त के लिए ज़रूरी है, ये एक बेहतर कल के लिए ज़रूरी है। आप देखिए, लेकिन ब्रजेश जी बातें बहुत हो रही हैं। एक चीज़ पे आपको और सबको मैं ध्यान खींचना चाहूँगा कि यूपी में जो निवेश आता है या फैक्ट्रियां, उद्योग लगते हैं, उसका बैलेंस थोड़ा गड़बड़ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एनसीआर में तो ज़्यादा आता है, लेकिन बुंदेलखंड और पूर्वांचल पिछड़ जाता है। कहा गया कि मोदी जी आए हैं और बुंदेलखंड और पूर्वांचल, वो जब सांसद बने तो इस इलाके को हरा भरा करेंगे। कुछ असर रहा बनारस के आसपास जगहों पर, लेकिन अभी काम बहुत होना बाकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बिजली के तमाम सारे सेक्टर में काम हो रहा है, सरकार गंगा एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। ये सब योगी सरकार की उपलब्धियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तरक्की के रास्ते पर जाना है तो बेईमानी और भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, ये तीनों दूर दूर तक दिखे ना, तब तो आपकी सफलता है जी। नहीं तो बदमाश आपके हर काम को, अपराधी, वो उसको छोटा कर देते हैं, लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं, लोग आते नहीं। तो हम इस काम को लेकर, आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार, तीसरी बार इस सरकार में ये निवेश समिट होने जा रही है। अभी तो विदेश भी जाएंगे तमाम सारे लोग। तो योगी सरकार को आप इस मामले में बेहतर कह सकते हैं कि जनता ने जितना उनको ताकत दी, उतना वो ईमानदारी से काम करे और उतना ही वो निवेश लाएं, रोजगार के अवसर बढ़ाएं। हर आदमी के घर में बच्चे बेरोजगार हैं, लोगों को 24 घंटा बिजली चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, हाथ में लाखों रुपया मोबाइल चाहिए, अच्छा कपड़ा, पैंट, बूशर्ट चाहिए जी। तो ये सब चीज़ें तभी मिलेंगी जब जेब में पैसा होगा। पैसा ना होगा, राशन कर खा के घर में लेट के ऐसे कुछ थोड़ी आबादी बढ़ाने से इस देश की तरक्की नहीं होगी, प्रदेश की। इसके लिए अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, उसका स्वागत हो। जी वीरेंद्र जी, एक चीज़ देखिए, कहा जाता है कि डिफेंस एक्सपो हुआ, इन्वेस्टर समिट हुई, तो क्या उत्तर प्रदेश में अमेठी में जब कांग्रेस की सरकार थी, रेल कारखाना आया, अब वहाँ पर रिवाल्वर बनती है, राइफल बनती है, अभी एक कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस एक्सप्रेसवे, तमाम लखनऊ भी उसमें जुड़ा है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी और हमको आपको धरातल पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन सरकार से यह भी अनुरोध है कि सीजी सिटी को भी आगे बढ़ाए, गोमती रिवर फ्रंट को भी आगे बढ़ाए, क्योंकि ये भी एक खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। तो ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, ये ज़रूर है। देखिए कि जब आदमी कोई संघर्ष करता है, कोई सरकार, कोई नेता, तो उसमें वो थोड़ा अपने आप को अकेला पाता है, लेकिन ये जनता उसी दिन उसके साथ आ जाएगी जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी। तो विरोधियों को भी मिलता है मौका। देखिए, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, लेकिन जब आप मंजिल पा जाते हैं, हार नहीं मानते हैं, तो दुनिया वही ताली बजाती है। तो आप इसको इसी नज़रिए से देखिए। एक साहित्यकार ने लिखा है
यूपी जैसे जिसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं है, हमारे पास पैसा बहुत नहीं, संसाधन बहुत नहीं, लेकिन हिम्मत तो बांधी है आगे बढ़ने की। तो इस पर कम सरकार को, हाँ, लोगों को काम धंधा मिले, रोजगार मिले, अर्थव्यवस्था बढ़े, तरक्की हो, हर कोई ये चाहता है। ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद है। आनंद जी, आप कहते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, वेरी गुड, बनाइए, बढ़िया बात है। आप कहते हैं 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे बाहर से, लाइए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन रोड मैप तो दीजिए, लाएंगे कैसे? नहीं, देखिए, रोड मैप तो लगातार हम दे रहे हैं अपने कार्यों से। और अभी एक चीज मैंने, इन्होंने सवाल पूछा था, मैंने जवाब दिया, फिर ये दूसरी तरफ भागने लगे, ये उस मुद्दे पे नहीं आए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त का इस्तेमाल ना आपको अपने रोड मैप के लिए करना चाहिए, बजाय पॉलिटिकल तू मैं के। ये आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी कि आप रोड मैप रखिए। 2014 ब्रिजेश जी, रोड मैप मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में हमने वो धरातल तैयार किया सुशासन का, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिससे हम निवेश को लेके आ रहे हैं। पहले आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी को इन्वेस्टर समिट जो है उत्तर प्रदेश से बाहर करानी पड़ गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसा माहौल था उत्तर प्रदेश का, यहां पर आतंकवादी घटनाएं होती थी, यहां पर गुंडे माफिया जो है सड़क चलते लोगों को लूट लेते थे। तो कहां से आएगा, एक विषय। दूसरी चीज ब्रिजेश जी मैं कहना चाहता हूं, 2014 से, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, देश में एक माहौल बहुत तेजी से हमेशा चलाया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, देश की संपत्तियां बिक गई, लोग बेरोजगार हो गए, लोग भूखमरी की कगार पे पहुंच गए, हम दुनिया में सबसे पीछे हो गए। लेकिन अरे आपको बताना था, क्या आप बोल क्या रहे हो? मैं आपसे रोड मैप पूछ रहा हूं। सुन लीजिए ब्रिजेश जी, सुन लीजिए ब्रिजेश जी, मैं पहले ही बता चुका हूं, सुन लीजिए। आईएमएफ ने क्या कहा है कि भारत जो है वो 7.3% की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। राजपाल जी, आप रुक जाओ, मैं आऊंगा आपके पास, पूरा जवाब समय दूंगा, आप चिंता मत करो। ये आईएमएफ ने कहा है, ये आईएमएफ ने कहा है, ठीक है। आईएमएफ ने कहा है कि दुनिया में भले मंदी आ जाए, भारत में मंदी नहीं आएगी। अभी मूडीज का एक सर्वे है, मूडीज ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मूडीज ने लिखा है कि G20 के जितने भी देश हैं उनमें भारत सबसे तेजी के साथ ग्रो करेगा। 2022 में 7% की रफ्तार से, 2023 में 4.8% और 2024 में 6% की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। और इस दौरान दुनिया की जो इकोनॉमी है वो मात्र 1.3% थैंक यू आनंद दुबे जी, लेकर 4% शुक्रिया के बीच में ग्रो करेगी। ये एक चीज है, सुन लीजिए विजय जी, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश को हमने 12 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी से, अर्थव्यवस्था से बढ़ा के आज 22 लाख करोड़ पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश को 3,46,000 का बजट था, उसको बढ़ा के 6.25 लाख करोड़ कर दिया। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को हमने 46,000 से बढ़ा के 94,000 कर दिया। उत्तर प्रदेश आज उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं। तो किस मोर्चे पर ये बात करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर राहुल सिंह को आमंत्रित करता हूं। राहुल जी, मैं माफी चाहता हूं कि पहले राउंड में आप कुछ टेक्निकल व्यवधान के कारण आप कनेक्ट नहीं हो पाए थे। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक इनिशिएटिव ले रही है कि वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करेगी और 10 लाख करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार आशान्वित है। क्या आपको लगता है कि यूपी में उस तरह का माहौल है कि ग्लोबल इन्वेस्टर यहाँ के लिए आकर्षित होगा? ब्रजेश जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है 10 लाख करोड़ का, और जिसमें बताया जा रहा है कि 21 कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है, ये एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। मैं इस पर अब इस तरह से अपनी बात को रखना चाहूँगा कि कोई भी स्टेट अपने ग्लोबल स्टेट उसका जो भी किसी भी स्टेट का जो GSDP होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको बढ़ाने के लिए उसे एक लेवल के बाद इस तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल आप गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में देखें। गुजरात जब GSDP के मामले में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में नंबर 1 पे रहा है, तो उसमें सबसे जो बड़ा एक मॉडल जो कारगर हुआ है वो इस तरह के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स ही कारगर हुए हैं। तो इसीलिए निश्चित रूप से
इस तरह के जो इनिशिएटिव्स है वो कारगर होंगे। हाँ, यह इसका मैग्निफिसेंस कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, यह डिपेंड करेगा कि ईज ऑफ डूइंग आप कितना फैसिलिटेट करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना तैयार करते हो, उस पर डिपेंड करता है। अभी आनंद जी जो बात कह रहे थे कि मूडीज ने भी कहा है कि इंडिया पे रिसेशन का असर नहीं पड़ेगा, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट करना चाहूँगा कि अब शशिकांत दास ने ही कहा है, आरबीआई गवर्नर ने, कि हमें 2 साल अभी लगेंगे इन्फ्लेशन से पूरा कम ओवर करने में। तो एक तो जो कोरोना का जो प्रभाव रहा और पूरी दुनिया में जो अभी स्थिति बनी हुई है रसिया यूक्रेन वार के कारण, उसका प्रभाव ये बिल्कुल ये तथ्यपरक नहीं है कि भारत उससे अछूता रहेगा। लेकिन हाँ, यह सही बात है कि भारत पे उसका प्रभाव बाकी देशों की अपेक्षा, विकसित देशों की अपेक्षा कम पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हम ऐसी स्थिति में एक बेहतर प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के उन कंपनियों के लिए जो बाकी देशों में, खासकर विकसित देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में अपने आप को सैचुरेटेड और डिफिकल्ट महसूस कर रही हैं। क्या हम उस स्टेज पे खड़े हैं जहां पर हम ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ शान से ये कह पाएं, आइए और उत्तर प्रदेश में निवेश करिए, ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है? मुझे लगता है कि जिस तरह की मैसेज पिछले रिजीम में और अभी दी जा रही है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो जिस तरह की चीजें हैं, खासकर आप देखेंगे कि कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, लॉ एंड ऑर्डर और सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ईज ऑफ डूइंग कितना होता है और गवर्नमेंट मशीनरी कितनी आपको सपोर्ट करती है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। और जो नैरेटिव्स है जो मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। राजपाल कश्यप हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद दुबे की किस बात का आप जवाब देने के लिए बार बार कह रहे थे? यस, गो अहेड, बताइए। जी, कश्यप जी की ऑडियो ठीक की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आज गरीब आदमी बेरोजगारों की इतनी संख्या बढ़ गई, 10,000 रुपए से MBA और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के PhD के बाद 10,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। अब बच्चे की फीस लखनऊ में पता करिए, मुद्दे पे बात करिए, आंकड़ों पे, तथ्यों पे बात करिए। वन बाई वन एक एक करके बोले। और बेरोजगारी की एक भी परीक्षा करा नहीं पाए, जो सरकारी चीजें हैं, फेलोर है इनका, एक भी सब पेपर लीक हो गए, कोई परीक्षा करा नहीं पा रहे। अभी जी छोटा सा जवाब दूंगा मैं। हाँ, प्लीज वेट। परेशान है। और जिस तरीके से उद्योग यहाँ तो जंगल राज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से एक भी फैक्ट्री नहीं लगी, तो आप कोई आशा और उम्मीद नहीं करते हैं कि यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर आएगा? आप कोई उम्मीद नहीं रखते हैं? आप कोई उम्मीद नहीं रखते कि यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर आएगा? अरे मुख्यमंत्री जी की सोच तो हो, उत्तर प्रदेश में तो बहुत सी चीजें हो सकती है। माननीय अखिलेश यादव जी का विजन, अब पहली बार विजन जा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, देख के ही ये सारी चीजें यहाँ ले आए थे। बताओ, सिटी बना दी, IT सिटी बना दी, ये इनकी सोच थी माननीय अखिलेश यादव जी की। हॉस्पिटल दे दिया, ये कानून व्यवस्था क्या ठीक करेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी की सोच थी कि वर्ल्ड क्लास व्यवस्था देने का काम, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे 100 नंबर दिया, पुलिस हेडक्वार्टर देखिए कैसा बनाया कि कानून व्यवस्था, लोगों को सुरक्षा है, महिलाओं के लिए सुरक्षा दी जाए। धन्यवाद राजपाल जी। जी, कंक्लूड करें प्लीज। रफत फातिमा जी मेरे पास मौजूद हैं। फातिमा जी, ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह का इन्वायरमेंट है कि यहाँ पर हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए और ख़ासतौर पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर के लिए वो अनुकूल माहौल दे पाएँ ताकि उसको फैसिलिटीज़ भी मिलें, सप्लाई चेन भी कनेक्ट रहे और सहूलियतें भी उसके हाथ में? देखिए ब्रिजेश जी, अभी आप जैसे बिल्कुल अभी विजेंद्र जी कह रहे थे कि सभी का सपना होता है अच्छी लाइफ जिए और अच्छा मोबाइल भी हो, अच्छा लग्जरी लाइफ आजकल जीने की सबकी चाहत होती है, लेकिन उस चाहत के पीछे नियत भी होती है। और जिस तरीके से आज महंगाई, कमर तोड़ महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। अभी 40% तक छोटी छोटी सामान रोजमर्रा का आप देख लीजिए, तेल, ब्रेड, आटा जैसी चीजें जो आम जनता के लिए, रोटी तो सभी के लिए मुहैया होनी चाहिए, वो बढ़ रही है इतनी ज्यादा कि लोग, एक गृहिणी अपना बजट नहीं संभाल पा रही है। तो आप ये बड़ी बड़ी बातें करके हमें लगता है ये ख्वाब दिखाना हो गया, जो ख्वाब की कोई ताबीर नहीं होती, उस तरीके के ख्वाब आप बड़े बड़े दिखा रहे हैं। आप महंगाई को कम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम, उसको बिल्कुल एकदम जो भी चीज़ें हैं वो वहीं पे हैं।
आप अगर उसको सरकारी सिस्टम को एक बार ठीक करने के लिए करिए कि आप निजीकरण करने की पूरी कोशिश हो आप रही ये है। कहना चाहती हैं कि पहले अपना घर ठीक करो, अपना सिस्टम फिर दुरुस्त बाद करो, में, तब बिल्कुल। बाहरी इन्वेस्टर को बुलाओ। नहीं, और नहीं, आप बनारस की साड़ियां देख ली, मऊ में कारखाने बंद हो चुके हैं, लाइट सप्लाई नहीं मिल पा रही उनको सही से, छोटे छोटे कारोबार बंद हुए जा रहे हैं। जो छोटे छोटे हमारे जो देश की कहना चाहिए हमारे जो विरासत थी, जो हमारे हर चिकनकारी आज देख लीजिए, आज कामदानी देख ली, लखनऊ की जो पहचान कही जाती थी, वो सब बंद होने की कगार पे। ये हम जमीनी बात कर रहे हैं, हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ बैठ के बात बहुत कर लेना आसान होता है, लेकिन जब जमीन पे जाइए तो हकीकत कुछ और है। तो आप उसको संभालने की कोशिश करिए, जो अपनी विरासत को पहले बचाओ, फिर आप बड़ी बड़ी बातें और इतनी लंबी लंबी बातें करिए। बिल्कुल आप जो है सत्ता में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनता के जो है भावनाओं से खेलेंगे। जनता को भरोसा चाहिए। शुक्रिया मैडम, बहुत धन्यवाद। मैं परिचर्चा को एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी हैं। सर देखिए, क्या ये यूपी क्या है ना, एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, हर कोई जानता है हमारा भूगोल ऐसा है। तो लैंड लॉक्ड स्टेट में और स्पेशली मैदानी इलाकों में जो नॉर्दर्न बेल्ट है हमारी, उसमें उत्तर प्रदेश अपने में क्या ऐसी यूएसपी क्रिएट करे कि ग्लोबल इन्वेस्टर कहे नहीं चलो उत्तर प्रदेश चलते हैं? देखिए ब्रजेश जी, किसी अर्थव्यवस्था को यदि तेज बढ़ना है और सस्टेन्ड रूप में तेज बढ़ना, ये नहीं कि 1 वर्ष 2 वर्ष केवल तेज बढ़े, तो उसके लिए नए ग्रोथ के सोर्सेस तलाश करने पड़ते हैं और उसको सृजित करना पड़ता है, उसको गढ़ना पड़ता है। इसीलिए पॉलिसी इनिशिएटिव्स की आवश्यकता होती है, जिसकी आप इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तेजी से योगी सरकार ने, मैं नाम लेके यहाँ कहना चाहूँगा, अपने $1 ट्रिलियन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस प्रकार से लगातार अपनी पॉलिसीज को अपडेट कर रही है और उसको क्रियान्वयन के अनुकूल बनाने का चेष्टा कर रही है। मसलन एक बार मैं कहता हूं कि एक हमारा नया ग्रोथ सोर्स सृजित हुआ डोमेस्टिक टूरिज्म का। हमारा लैंडलॉक्ड है, ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट भी यहां बढ़ेगा। आप बनारस आप पूछिए लोगों से, और जिस प्रकार से और है, अब वहां पर लोकल लोग कहने इतना टूरिस्ट आने लगा है साहब कि अब लोकल लोगों के लिए जगह कम पड़ रही है। ठीक है, वो एक नया चैलेंज है, लेकिन एक प्रकार से नए ग्रोथ सोर्सेज इमर्ज कर रहे हैं। ओडीओपी के रूप में उत्तर प्रदेश की आज ब्रांडिंग हो चुकी है और इस पर सरकार और भी विस्तृत रूप से कार्य कर रही है। ओडीओपी उद्योग भी है। सर मुझे एक चीज बताओ, आपकी ओडीओपी को आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? उसका क्या प्रोसीजर होता है? ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए अमेजॉन पर आप जाते हैं तो अमेजॉन ने हमारे ओडीओपी के प्रोडक्ट को एक अलग पोर्टल और एक अलग सहूलियत प्रोवाइड किया है। वो भी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है। प्लस मार्केटिंग के लिए एक हब तैयार करना है तो उसके लिए भी लोग आ सकते हैं। इस प्रकार से आप देखें, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी सिंगल में अपने यहाँ परफेक्ट नहीं है। थोड़ी देर के लिए अभी बहन जी ने, रफत फातिमा जी ने कहा कि हमें चिकन को और बढ़ाना है, बनारस की साड़ी को और आगे तेजी से बढ़ाना है। क्या हम उपलब्ध संसाधनों से ही कर सकते हैं या ग्लोबल मार्केटिंग हमें करने की आवश्यकता है? हम अपने संसाधनों से भी कर सकते हैं और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग के रूप में आप जाएं, टेक्नोलॉजी के रूप में जाएं। सर मैं मार्केटिंग का आपको एक छोटा सा कमाल बताता हूं सर, कि देखिए मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये कुछ चीज़ें हमें दूसरों से सीखनी चाहिए। जैसे यूरोपियन कंट्री में नीदरलैंड है, उनका चीज़ दुनिया भर में विख्यात है। हमारे यहाँ भी सर बनता है, कोई पूछता नहीं, उनका चीज़ दुनिया भर में सप्लाई होता है सर। तो उसी टेक्नोलॉजी को, उसी एक्सपर्टीज को उत्तर प्रदेश में लागू करने की आवश्यकता है। हमारे ओडीओपी प्रोडक्ट को मैंने फिर कहा कि ये जो हमारे पोर्टल वाले हैं, जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन ने एक नई पहचान दिलाई है। इसी प्रकार से हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारा टूरिज्म है, टूरिज्म के लिए जैसे हमारा बुद्धा सर्किट है, बुद्धा सर्किट डेवलप हो गया, हमने शोध कराया अपने शोध छात्रों से, उनकी थीसिस भी अवार्ड होने वाली है। वहां पर उनको लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। अब नतीजा क्या होता है, जो बाहर का टूरिस्ट आता है वो बड़ा परेशान रहता है, रुकना नहीं चाहता, तो हमें पैसा कहां से मिलेगा? बुद्ध पूरा जो ये सर्किट है वहां का आता है आसपास की कंट्री। सर ईस्ट एशिया को आपको इनवाइट करना है सर, तो बुद्ध इकोनॉमी पे काम करना पड़ेगा सर। और यूरोप चाहिए तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे काम करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। और दूसरा, चाइना फिसल रहा है, हमें उसका लाभ भी उठाना है।
और उत्तर प्रदेश उसको बहुत तेजी से बखूबी आगे बढ़ा रहा है। हमें एनसीआर का लाभ मिल रहा है, जो हमारा जेवर एयरपोर्ट है या उत्तर प्रदेश का जो ये नेटवर्किंग पूरा है, मुझे लगता है ये सारे इसके लिए एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर का काम करेंगे और यहाँ के लोगों की सृजनात्मकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और मैं सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपने अपने बेहतर अच्छे विचार प्रस्तुत किए इस परिचर्चा में। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए उत्तर प्रदेश में जो सुझाव आज की परिचर्चा में आए हैं उसको अमल में लाएगी और उस पर विचार ज़रूर करेगी। बहनों भाइयों, आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।